ओके जी, इलास्टिसिटी का टॉपिक कंटिन्यूशन में था। और इलास्टिसिटी में अब तक आपसे सबसे पहले इलास्टिसिटी को आपने डिफाइन किया, उसके बाद आपने पीईडी को ऐड किया, उसके बाद आपने पीईडी का फार्मूला, पीईडी की डेफिनेशन, पीईडी की कैलकुलेशन, और उसके बाद एक शेड्यूल के ज़रिए फिर आपने वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, वैल्यूज़ निकालने के बाद आंसर आया, फिर आपने उसी पीईडी के फार्मूले में नेगेटिव साइन को डिस्कस किया, और उसके बाद आपके पास 5 वैल्यूज़ आई: इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी अगर आपने एक बार भी लेक्चर को रिवाइज कर लिया। लास्ट लेक्चर में वी डिटेल्ड वी एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल अबाउट इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने 5 कंपोनेंट्स चीज़ें सीखी थी, जिसमें एक थी वैल्यू, एक थी डेफिनेशन, एक थी एग्जाम्पल, एक थी ग्राफ, और एक बात थी रिलेशनशिप विद टी आर और टी के हवाले से। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड के हवाले से भी यही 5 कंपोनेंट्स हैं। सो मैं आपको इन इलास्टिक डिमांड के हवाले से रिकॉल करवा रहा हूँ। वैल्यू के हवाले से हम बात करेंगे तो पीईडी लेस देन 1। डेफिनेशन के हवाले से बात करेंगे तो लार्ज परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू a small percentage change in quantity demand। एग्जाम्पल में हमने बात करी थी 3। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो थी इनका ताल्लुक था नेसेसिटीज से, और कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से आपको बात समझाई थी कि अगर आपके पास इन इलास्टिक डिमांड आए, सो इन इलास्टिक डिमांड को समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स को कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स ऑल्सो सर्व लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें एग्जाम्पल में या कैरेक्टरिस्टिक्स में, या और मैं कहूँ तो आइडेंटिफिकेशंस में, आपने जो बातें डिस्कस करी उसमें एक हमारे पास नो और फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, एक ऐसा गुड, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके कम यानी कि फ्यू या बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना हो। एक तो बात यही। दूसरी बात आपने कही थी, इट कंज्यूम्स द गुड, इट कंज्यूम्स negligible proportion of income। और अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, तो हमारे पास एग्जाम्पल ये थी कि एक साहब की इनकम तो 10,000 रुपीज़ थी, और वो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदें तो उसकी जो प्राइस हो वो 50 हो। सो 10,000 में से या 1 लाख में से 50 रुपीज़ का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, लेसर है। ठीक, तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल को या आइडेंटिफिकेशन को या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। इसके बाद आपने डायग्राम को भी डिस्कस किया था। इस डायग्राम में आपने ये बात समझी कि सर वाई एक्सिस से दूर आपने इन इलास्टिक डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। इन इलास्टिक को स्टीप, या एक और तरीके से आपने बात समझी थी कि कोई भी कर्व जितना ज़्यादा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा,
वो उतना ही ज़्यादा इन इलास्टिक होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें आपने सीख ली। फिर आपने एरिया के ज़रिए भी चीज़ों को मार्क आउट किया कि सर इस तरह से जो प्राइस में आने वाला चेंज है वो ज़्यादा है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द डेफिनेशन ऑल्सो। जो ए एरिया आपके पास आ रहा है ये लार्ज प्रोपोर्शन में है, इसको आपने इस तरह से मार्क आउट किया था। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरी तरफ आपके पास जो क्वांटिटी डिमांड में आने वाला एरिया है या हिस्सा है वो इतना सा था। तो आपने इसको लेबल किया था इस तरह से। यानी कि इन इलास्टिक डिमांड में इसी तरह से एग्जांपल्स आती हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आता। या एक और तरीके से कि वो गुड जो इन इलास्टिक बाय नेचर होता है, अगर उस गुड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बढ़ने का मतलब 5 से 10 बढ़ गई, कम होने का मतलब 10 से 5 कम हो गई। तो प्राइसेस में चेंज आए, या हम एक तरफ से अगर समझें कि प्राइसेस में अगर इजाफा हो या प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो, इसके बावजूद क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही मामूली सा चेंज आएगा। ये आपने इस एरिया के थ्रू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया। तो इनइलास्टिक डिमांड आपने इस तरह से समझी थी। ठीक है, लार्ज परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू स्मॉल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसी की बैकिंग क्या रही? इसकी बैकिंग ये रही कि सर फ्यू सब्सटीट्यूट्स होते हैं या बिल्कुल भी कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। दूसरी तरफ आपने बात करी इट कंज्यूम्स अ नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, कि जब हम या हमारी इनकम में से बहुत ही कम पैसे खर्च हो रहे हो हमारी इनकम से किस चीज को, उस चीज को खरीदने में, तब ये आप बात इस्तेमाल करते हो इट कंज्यूम्स नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। और इसी में जो पेपर में आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चंस आए तो एग्जाम्पल्स में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सच प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, लाइक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स या एनी अदर गुड। तो ये बातें इन इलास्टिक गुड को शो करती हैं। ठीक है, हम लास्ट क्लास में ये भी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि बाय लार्ज जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो इलास्टिसिटी वाइज नेचर ऑफ प्रोडक्ट वेरी करती है या मूव करती है फ्रॉम इलास्टिक टू इन इलास्टिक। ये दो डायरेक्शंस हैं, जिन दो डायरेक्शंस में किसी भी गुड की नेचर, कौन सी नेचर? इलास्टिसिटी वाइज। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस को, सेंसिटिविटी को। ठीक है, तो किसी भी गुड की जो नेचर है वो मूव करती है फ्रॉम इलास्टिक टू इन इलास्टिक। तो ये उसका रूट है। कोई भी गुड या तो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, तो इसमें आपने कहा था कि सर परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकती है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम कोई बात इन दोनों के दरमियान की करें तो इसको कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें पीईडी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली कि कोई भी गुड या उसकी नेचर जो है वो इलास्टिसिटी वाइज दो हिस्सों में चलती है, इलास्टिक की तरफ या इन इलास्टिक की तरफ। और अगर इलास्टिक की तरफ एक्सट्रीम केसेस की हम बात करते हैं तो पीईडी की वैल्यू इनफाइनाइट आती है।
और अगर पीईडी की वैल्यू 0 आए तो इसे कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। आई होप आपने ये बातें रिकॉल कर ली। सेम इसी तरह से आपने रिलेशन विथ टी आर और टीई को एक्सप्लेन किया था, जहां पर आपने बात की थी रिलेशन, ये जो आपके पास बॉक्स था इसमें आपने कहा रिलेशन विथ टी आर और टीई। टी आर कहते हैं टोटल रेवेन्यू को और टीई कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को। टी आर कहते हैं टोटल रेवेन्यू को और टीई कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को। ठीक हो गई बात। इसमें आपने कहा टोटल रेवेन्यू ऑफ अ सेलर और टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो आज ये बात हमें समझ में आई कि अगर एक प्रोड्यूसर एक ऐसी गुड को प्रोड्यूस कर रहा है जिस जो मार्केट में जिसकी नेचर इन इलास्टिक है, तो वो अपनी सेल्स या रेवेन्यू में इजाफा कर सकेगा अगर वो अपनी गुड की प्राइस को बढ़ा दे। और उसका रीजन आपने ये दिया कि सिंस आपके पास सब्सटीट्यूट्स नहीं है, यानी कंज्यूमर्स के पास यानी कि बायर्स के पास सब्सटीट्यूट्स नहीं होंगे, तो आज अपनी मनमानी प्राइस वसूल कर सकेगा कौन? प्रोड्यूसर। तो आज उसके रेवेन्यू में भी इजाफा हो सकेगा। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल हमने कोट करी थी, एक तरफ तो केई की और एक तरफ पाकिस्तान रेलवे की, कि अगर ये अपने फेयर्स की प्राइसेस बढ़ा दें, हम पाकिस्तान रेलवे की बात करते हैं, तो लोगों के पास, पब्लिक के पास, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा और उनको ये गुड खरीदनी लाजमी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये इन इलास्टिक डिमांड के बारे में यहां तक बातें हो चुकी।